नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सामान्य प्रबंधन, जिसे हम बोलते हैं जनरल मैनेजमेंट। और ये आपको काम कहाँ आने वाला है? देखिए, पटवारी और व्यापम से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं है उसमें ज़्यादातर आपको प्रबंधन यानी कि एक भाग के रूप में अभी हमको 25 मार्क्स के लिए यहाँ पे प्रबंधन पढ़ना है। तो बहुत सारे टॉपिक हमने प्रबंधन के बारे में अभी पढ़ चुके हैं। अगला जो टॉपिक है उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, साथ में उसके क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। ठीक है, आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको जो है स्टडी मटेरियल जो भी पीडीएफ है, इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो हम आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं नियंत्रण। नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल। तो कंट्रोल से हम जो है क्या समझते हैं? कंट्रोल मतलब होता है, जैसे आप बोलते हैं ना, किसी के ऊपर आप कंट्रोल रखे हो, यानी कि वो व्यक्ति आपके अनुसार मैनेज होएगा। उसी प्रकार अगर डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पे जितने भी अधीनस्थ काम कर रहा है उसके लिए एक बॉस होता है। बॉस मतलब एक अधिकारी होता है। उस अधिकारी के द्वारा उन सभी को कंट्रोल किया जाता है। तो अभी तक हमने, आपको पता होगा, हमने प्लानिंग करें, यानी कि हमको काम क्या करना है उसके लिए हमने प्लान यानी कि योजना बनाए। योजना बनाने के बाद हमको ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत पड़ी, यानी कि संगठन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, संगठन के पश्चात हमको जो है स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ी। स्टाफिंग मतलब नियुक्ति, यानी कि सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव या उसकी भर्ती, उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। साथ में उनको क्या क्या काम करना है, उनको किस प्रकार निर्देशित करना है, उसके लिए हमने निर्देशन यानी डायरेक्शन के बारे में पढ़ा। तो अब आप देख सकते हैं हमने योजना भी बना लिए, ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिए, स्टाफिंग यानी नियुक्ति भी कर लिए, उनको काम भी सौंप दिए। अब काम तो सौंप दिए, काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको चेक करना पड़ेगा समय समय पे। उसमें कुछ सुधार होगा, कोई भी चीज़ कोई दिक्कत होगी, ठीक है, तो उसको सुधार करना, ताकि आगे वो जो है अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सके। यानी कि प्लानिंग जो है, प्लानिंग क्या करता है? भविष्य में झांकने की एक प्रक्रिया है। और उस प्लानिंग में जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो सही प्राप्त हो रहा है या उनकी दिशा में सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको सारी चीज़ों को चेक करने का काम होता है नियंत्रण का। तो आपको समझ में आया होगा, प्लानिंग आगे भविष्य को देखती है और नियंत्रण पीछे जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको सही रूप से, मतलब उनको प्राप्त करने के लिए सही रूप से प्रक्रिया चल रही है नहीं चल रही है, उसको चेक करने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं नियंत्रण। नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल। तो चलिए इसी के बारे में हम विस्तार से यहाँ पे जानने वाले हैं। यहाँ आपको जो है कुछ चैनल्स दिए गए हैं, इसके अलावा भी ये वाला तो आप अभी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी आप जो है इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी काम की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए, नियंत्रण को जानने के लिए हम DCS मतलब डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम, जो कि एयरलाइंस या एयरपोर्ट में आपको देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड इमिग्रेशन और एट फ्लाइट चेक इन आपको करना होता है सबसे पहले। ठीक है, चेक इन करने के बाद सेकंड स्टेप जो होती है सेल्फ सर्विस या बैग ड्रॉप, जो बैग है उसकी चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद सिक्योरिटी चेक पॉइंट होता है, मतलब आपके पास में कोई कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे कि खतरा हो सकता है। ठीक है, तो उसको चेक किया जाएगा। चेक करने के पश्चात ऑटोमेटेड बॉर्डर जो है, देखिए यहाँ पे बॉर्डर को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि यहाँ से जैसे ही क्रॉस करेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है चेकिंग हो जाएगी और आगे उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तैयार किया जाएगा। ऑटोमेटिक बोर्डिंग यहाँ पे, और उसके बाद आपको प्री क्लियरेंस, जो प्री क्लियरेंस है वो देखने को मिलता है। तो आपको देखने को मिला यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक जो सारी चीज़ है वो एक सही क्रम में सही हो रही, मतलब एक प्रकार से एक के बाद एक जो है क्लियर होते जा रही है। तो ये क्या है? एक प्रकार का नियंत्रण है। ये क्या है? नियंत्रण है, मतलब नियंत्रण मतलब कंट्रोल है। ये सारी प्रोसेस का जो है नियंत्रण रखा जा रहा है, तभी ये सारी प्रोसेस सही रूप से हो पा रही है। तो यहाँ पे हमने एक प्रकार से क्या देखे, DCS यानी कि डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रस्थान नियंत्रण प्रणाली, DCS। इसके अंतर्गत हम देखें तो एयरलाइंस एयर प्रबंधन संचालन को यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है सारी चीज़ें, जैसे कि एयरपोर्ट में चेक इन करना, प्रिंटिंग बोर्डिंग पास, सामान की स्वीकृति, बोर्डिंग लोड कंट्रोल, एयरक्राफ्ट चेक इन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज की जाती है। किसके द्वारा? DCS के द्वारा। तो लगभग 98% जो है चेक इन कियोस्क है, ऑनलाइन चेक इन, मोबाइल बोर्डिंग पास, बैग हैंडलिंग सहित ये सारे काम किए जाते हैं। तब कहीं जाके एक जो है पैसेंजर की जो कंट्रोलिंग सिस्टम वो पूरी हो पाती है। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम नियंत्रण के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, यानी कि कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंट्रोल एक महत्वपूर्ण कार्य है, किसका? मैनेजमेंट का, यानी प्रबंधक के द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके अंतर्गत अधीनस्थ मतलब एक बॉस है, बॉस के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं वो कहलाते हैं अधीनस्थ। इन पर नियंत्रण रखना।
ताकि इनके द्वारा इनको जो भी दायित्व सौंपे गए हैं वो सही रूप से हो रहा है नहीं हो रहा है, इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। अब मॉनिटरिंग करने के दौरान कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न होती है, तो उन समस्याओं को सुधार करना भी किसका काम होता है? प्रबंधक का। किसके थ्रू? नियंत्रण के थ्रू। ठीक है, तो नियोजित यानी कि प्लानिंग के अंतर्गत जो भी परिणाम परिणामों को यहाँ पर रखा गया है या इच्छित परिणामों को प्राप्त करना है, उसके लिए यहाँ प्रबंधक उन क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखता है और आवश्यकता होने पर क्या करता है? उनको सुधार भी करता है अगर कोई दिक्कत है तो। दूसरे शब्दों में अगर बोले तो नियंत्रण से तात्पर्य संगठन में नियोजन के अनुसार क्रियान्वयन के निष्पादन से, यानी कि जो हमने प्लान की है वो सही रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए जो है यहाँ पे काम करना क्या कहलाता है? नियंत्रण। और नियंत्रण इस बात का आश्वासन भी देता है कि संगठन के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधनों यानी कि जो रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, मतलब जो रिसोर्सेस होते हैं वो उत्पादक कब बन पाते हैं? जब प्रबंधक सही रूप से उसको सुनियोजित करता है। तो यहाँ पर प्रभावी दक्षतापूर्ण ढंग से हो रहा है। तो ये जो एक प्रकार से नियंत्रण एक उद्देश्य मूलक कार्य है, यानी कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसको यहाँ पे किया जाता है। सिंपल सी बात है, नियोजन में जो डिसाइड किया गया है उसको पूरा करने में नियंत्रण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ परिभाषा यानी कि हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। किसकी बात कर लेते हैं? डेफिनेशंस की। तो आप समझ सकते हैं डेफिनेशन क्यों जरूरी है। डेफिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, जैसे इस इबारत को दे दिए डेफिनेशन को और पूछा जाएगा ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। तो सिंपल सी बात, आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो पहला जो व्यक्ति है बेंच के अनुसार, नियंत्रण एक व्यवस्थित अभ्यास है। व्यवस्थित मतलब एक प्रकार से क्रमानुसार एक एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसे मानकों यानी कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके अनुसार काम किया जा रहा है, योजना यानी कि जो प्लानिंग की गई है किसके अंतर्गत? प्लानिंग के अनुसार, उसके खिलाफ वास्तविक प्रदर्शन की जांच करना है। यानी कि रास्ता तय कर दिया गया है, उस रास्ते से अगर कोई भटकता है तो उसको चेक करना ही नियंत्रण का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा पर्याप्त प्रगति सुनिश्चित की जा सके, मतलब काम सही रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके अलावा इस तरह के अनुभव को दर्ज किया जा सके कि जो भविष्य की संभावित जरूरतों में योगदान के रूप में प्राप्त हो सके। नेक्स्ट जो व्यक्ति है फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर के द्वारा बोला गया है नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो वास्तविक परिणाम जो प्राप्त हो रहा है वो हमारी प्लानिंग के अनुसार प्राप्त होना चाहिए, उसी को दोनों को मिलाने का काम किया गया है। किसके द्वारा? फिलिप कोटलर के द्वारा। कुंच और ओडोनेल के द्वारा बोला गया है नियंत्रण का प्रबंधकीय कार्य अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा निष्पादित कार्य का मूल्यांकन करना है। यानी कि बॉस के द्वारा अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन करना ही नियंत्रण कहलाता है और उसमें आवश्यक सुधार करना अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट योजनाओं को लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो प्लानिंग की जा रही है वो सही रूप से चल रही या नहीं चल रही है। ये सारी चीज़ देखने को मिलती है नियंत्रण में। ये बोला गया है कुंच और ओडोनेल के द्वारा। फिर है जॉर्ज टेरी जो है उन्होंने बोला है नियंत्रण का आशय यह सुनिश्चित करना है कि क्या किया जा रहा है, मतलब प्लानिंग में जो डिसाइड किया गया उसके अनुसार किया जा रहा है या नहीं, तो उसमें क्या किया जा रहा है, अर्थात निष्पादन का मूल्यांकन करना, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो तो कुछ सुधारात्मक कदम उठाना। मतलब कभी कोई गलती होती है, अगर कोई अपने रास्ते से भटक रहा है तो ये सारी चीज़ें सुधार करने का काम होता है नियंत्रण में, ताकि निष्पादन योजनाओं के अनुसार ये कार्य जो है हो सके। ये बोला गया है जॉर्ज टेरी के द्वारा। तो ये कुछ डेफिनेशन है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और एक दो बार इनको पढ़ लीजिए। मैं PDF जब दूंगा तो उसमें आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए नियंत्रण का महत्व देखते हैं। नियंत्रण का महत्व है, हम जान सकते हैं नियंत्रण क्यों जरूरी है। मतलब प्रबंध का एक मुख्य कार्य है, जैसे कि हमने देखा था प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्टाफिंग होती है, स्टाफिंग के बाद डायरेक्शन होता है और उसके बाद जो होता है कंट्रोलिंग होती है। अब प्लानिंग में जो भी काम किया गया है उसको अगर नियंत्रण नहीं रखा जाता है तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पहला जो मुख्य महत्व है वो है संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति। यानी कि जो लक्ष्य निर्धारित प्लानिंग में किया गया है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारी जो प्रक्रियाएं होती है उसकी मॉनिटरिंग करना, यानी कि कंट्रोल करना, ये काम किसका होता है? नियंत्रण का, ताकि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके और अगर उद्देश्य से भटक रहा है तो सिंपल सी बात उसको सही करना, ये काम होता है नियंत्रण का, यानी कि संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति। फिर है मानकों की यथार्थता को आंकना।
अब सभी को एक स्टैंडर्ड के अनुसार काम करना है। अगर स्टैंडर्ड से भटकता है कोई तो उसको यहाँ पे सही राह में लाना किसका काम होता है? नियंत्रण का। ठीक है, संसाधनों का फलोत्पादक जो है उपयोग करना, जैसे मान लो भूमि है, मशीन है, श्रम है, ये सारी चीज़ जो है अपने लक्ष्य के अनुसार काम कर रही है, या उनको एक प्रकार से उत्पादक के रूप में बनाने का काम किसका होता है? प्रबंधक का। कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से? नियंत्रण के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार। अब समय समय पर क्या होता है, एक जो अधिकारी होता है वो अपने अधीनस्थ जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उन पर नियंत्रण रखते जाता है, उनमें सुधार करना, कोई रास्ते से भटक रहा तो उसको सही रास्ते पर लाना। तो समय समय पर जो है उनमें मोटिवेशन आते रहता है। ठीक है, और मोटिवेशन को ही हम क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। यानी कि अभिप्रेरणा में सुधार भी किसके माध्यम से होगा? नियंत्रण के माध्यम से। इसके अलावा आदेश एवं अनुशासन की जो सुनिश्चितता हमको देखने को मिलती है। आदेश और अनुशासन की सुनिश्चितता क्यों देखने को मिलती है? देखिए, अब जो है कोई व्यक्ति मतलब एक प्रकार से अकर्मण्य व्यक्ति, अकर्मण्य मतलब जो लापरवाही व्यक्ति है या फिर जो अपने उद्देश्य अपने उत्तरदायित्व को अच्छे से नहीं समझता है, वो अगर अपने रास्ते से भटक गया, अपने उद्देश्य से भटक गया है, तो उसको सही राह पर लाना। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है एक प्रकार से अनुशासन योग्य जो प्रक्रिया है उसको बोल सकते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति सही से कार्य नहीं कर रहा तो उसको एक प्रकार से सही करने का काम किसका होगा? नियंत्रण प्रक्रिया का। किसके द्वारा? प्रबंधक के द्वारा। यानी कि नियंत्रण क्या करता है? एक व्यक्ति को अनुशासन में रहने की यहाँ पे प्रेरणा देता है। उसके अलावा कार्यों में समन्वय की सुविधा। अब कार्यों में समन्वय, भाई जितनी भी चीज़ है आप समझ सकते हैं, एक से अधिक डिपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। किसमें? कोई भी कंपनी, कोई व्यवसाय में। तो सभी व्यवसाय आपस में क्या हो, एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करे। किसके अनुसार? प्लानिंग के अनुसार। तो सभी डिपार्टमेंट या सभी के कार्यों में समन्वय करने की सुविधा भी हमको देखने को मिलती है नियंत्रण के माध्यम से। ठीक है, तो नियंत्रण का महत्व आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आप यहाँ पे एक बार पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल यहाँ दी गई है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ कमियाँ। हालांकि नियंत्रण काफ़ी अच्छी चीज़ है, पर हमको दोनों पक्ष ध्यान रखना होता है। एक अच्छा भी पक्ष ध्यान रखना पड़ता है और एक बुरा भी। तो बुरे पक्ष को हम बोल रहे हैं इसकी सीमा, यानी कि लिमिटेशंस, इसकी कमियां क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, परिमाणात्मक मानकों के निर्धारण में कठिनाई होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम माप लेते हैं मतलब नापने वाली होती है, उनके लिए तो नियंत्रण अच्छी बात है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि एक व्यक्ति के कार्य करने की प्रवृत्ति है ना, अब वो चेंज हो सकती है तो उसको मापना कठिन होता है। तो उस समय ये जो नियंत्रण है वो फेल हो जाता है। ठीक है, नियंत्रण मतलब काफ़ी कठिन हो जाता है। दूसरी, बाह्य घटकों पर अल्प नियंत्रण किया जा रहा है व्यवसाय या संगठन के अंतर्गत, परंतु संगठन के बाहर, जैसे कि हमने व्यावसायिक पर्यावरण पढ़े थे, व्यावसायिक पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें जाती है, जैसे कि टेक्निकल है, इकोनॉमिकल है, गवर्नमेंट है, लीगल है। ये सभी चीज़ें जो होती है वो बाहरी चीज़ कहलाएगी। यानी कि बाहर जो भी एलिमेंट है उस पर नियंत्रण कम रहता है। क्यों? क्योंकि नियंत्रण नाम मात्र का रहेगा। क्योंकि बाहर की चीज़ों पे आप नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? जैसे उदाहरण के रूप में आप अपनी बॉडी पर नियंत्रण कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ आप मेंटेन करोगे तो आप जो है समय पर स्वस्थ रहोगे, बीमार नहीं होगे, बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है अपनी दिनचर्या को मैनेज करोगे तो। परंतु यही काम अगर आप दूसरों से करवाओगे तो दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण आपका कम रहेगा, क्योंकि वो एक हद तक आपकी सुनेगा, उसके अलावा नहीं सुनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे व्यवसाय के अंतर्गत अगर नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण अच्छा है, परंतु बाहरी जो घटक है उस पर नियंत्रण यहाँ पे बहुत ही कम रहता है, तो कठिन हो जाता है। बाहरी जो घटक उस पर कोई बदलाव होता तो हमारे व्यवसाय पर असर पड़ता है, जैसे व्यवसायिक एनवायरनमेंट में हमने पढ़े थे। कर्मचारियों से प्रतिरोध होता है। अब सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ ऐसी भी होती है जैसे कि मान लो आप किसी व्यक्ति पर मॉनिटरिंग करे हुए हैं। जैसे मान लो आप कहीं एम्प्लॉय हो, काम कर रहा है और हमेशा आपके ऊपर जो है कोई बॉस नज़र बनाए रखा, क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो आप इरिटेट हो गए, आपका दिमाग खराब होगा। तो इससे क्या होगा, यही बोला जा रहा है कि कर्मचारियों से प्रतिरोध हो जाता है, मतलब बहस हो सकती है। जब बार बार हम नियंत्रण रखते हैं तो बहस भी होने की संभावना है, हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो बोल रहा है महंगा सौदा का मतलब होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा लागत आती है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। पर खर्चा तो स्वाभाविक सी बात है, खर्चा होगा तभी आगे हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो महंगा सौदा बोल रहा है किसके लिए? छोटे संस्थान या छोटे व्यवसायिक कार्यों के लिए। परंतु अगर वही बात करें बड़ा की, तो बड़े में हमको जो है ये काम अच्छा लगता है। तो महंगा सौदा सिर्फ छोटे के लिए बोल रहा है, ठीक है, छोटे व्यवसाय के लिए, बड़े के लिए यहाँ पे नहीं बोला जाता। तो कुछ सीमाएं या कुछ कमियां हैं इसकी, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके दिमाग में क्लियरिटी यहाँ पे आ जाएगी। चलिए
नेक्स्ट जो चीज़ देखने को मिल रही है, नियोजन और नियंत्रण में आपस में क्या संबंध है। नियोजन और नियंत्रण में आपस में क्या संबंध है? तो सिंपल सी बात है, नियोजन मतलब प्लानिंग। अब प्लानिंग किसकी करेंगे? हमारा जो टारगेट है, मतलब भविष्य में हमको क्या करना है, ठीक है। अब प्लानिंग तो हो गई है, प्लानिंग हो गई तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, स्टाफिंग हो जाती है, डायरेक्शन हो जाता है। अब ये जो है हमने इनको सबको दायित्व सौंप दिए। अब आगे हम बात करेंगे किसकी? कंट्रोलिंग की, यानी नियंत्रण की। तो जो भी प्लानिंग के द्वारा उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उसके द्वारा निर्धारित उद्देश्य के अनुसार व्यक्ति काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, काम सही दिशा में हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसको चेक करना किसका काम होता है? कंट्रोल का। यानी प्लानिंग में उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में कौन हेल्प करता है? हमारी कंट्रोल। तो इस हिसाब से अगर देखें तो नियोजन और नियंत्रण आपस में काफ़ी संबंधित है, क्योंकि नियोजन प्लान बनाकर तैयार कर लेता है और नियंत्रण उन प्लान को करने में उसकी हेल्प करता है, यानी उन प्लान को एग्जीक्यूट करने में उसकी हेल्प करता है। तो हम बात करें नियंत्रण और नियोजन की, तो प्रबंध के अपृथककरणीय, यानी कि अलग नहीं होने वाले एक जुड़वा के समान ये काम करते हैं। नियंत्रण प्रणाली में कुछ मानकों को पहले से ही अस्तित्व में स्वीकार कर लिया जाता है और निष्पादन के यही मानक जो नियंत्रण के आधार पर काम करते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, नियोजन के द्वारा मतलब जो है ये सारे प्लान तैयार किए जाते हैं। अब अगर नियोजन में कोई प्लानिंग की नहीं गई है तो आप नियंत्रण किसका करोगे? यानी नियोजन के बगैर नियंत्रण कैसा है? एक प्रकार से अंधा है। अंधा मतलब जिसको दृष्टि नहीं होती, यानी नियोजन में कुछ काम नहीं किया गया तो नियंत्रण क्या करेगा? नहीं। परंतु नियोजन कर लिया गया है तो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? नियंत्रण कर सकते हैं। तो यहीं पे मॉनिटरिंग करना नियंत्रण का काम है। कुछ समस्या उत्पन्न हुई तो उसको खोज करना, उसके लिए अच्छी कार्रवाई करना। तो बिना नियंत्रण के जो नियोजन है वो अर्थहीन है और बिना नियोजन के नियंत्रण दृष्टिहीन है। तो ये आप ऐसा समझ सकते हैं। तो आप दोनों में कोरिलेशन बनाकर एक थोड़ा सा आइडिया अपना लगा सकते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं बिना नियोजन के नियंत्रण करना एक मूर्खता होती है। साथ ही बिना नियोजन इच्छित निष्पादन की कोई पूर्व निर्धारित उपयोगिता नहीं है। नियोजन कार्यक्रमों में समरूपता संगठित करना, सुस्पष्टता की खोज करना, जबकि नियंत्रण में घटनाओं को नियोजन के अनुरूप घटित होने के लिए बाध्य किया जाता है। यानी कि नियोजन में प्लान कर लिया जाता है और उसको सही रूप से काम करने के लिए बाध्य कौन करता है? कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रण करता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि नियोजन भविष्य में झांकता है और नियंत्रण पीछे की क्रियाओं को अवलोकन करता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों ही अपृथककरणीय, यानी कि अलग नहीं होने वाले तथ्य है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नियंत्रण की एक प्रोसेस होती है, जैसे कि सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड का निर्धारण करना है। स्टैंडर्ड का निर्धारण करना क्यों जरूरी है? आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। सही और गलत में आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है मानकों का निर्धारण कर सकते हैं कि इस रास्ते पर आपको रास्ता पता नहीं है और आप दूसरे को ज्ञान देने चले कि ये रास्ता सही नहीं है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि रास्ता कौन सा सही है। जब आपको पता चल जाएगा तो सामने वाले को आप बता सकते हैं कि इस रास्ते पर जाना अच्छा है और इस रास्ते पर जाना गलत है। तो उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड्स का निर्धारण पहले होना चाहिए, तभी आप जो है नियंत्रण प्रक्रिया को यहाँ पे निर्धारित कर सकते हो। दूसरी चीज, वास्तविक निष्पादन की माप, मतलब जो काम किया जा रहा है उसकी माप ज्ञात करना, ठीक है। उसके अलावा मानकों एवं वास्तविक निष्पादन की तुलना करना, जो भी स्टैंडर्ड है और जो काम किया जा रहा है उनकी दोनों की तुलना करना, और तुलना करने के दौरान जो वास्तविक काम किया जा रहा है और अगर वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको जो है उसमें सुधार की आवश्यकता है। यानी कि जो भी समस्या आ रही है उसका विश्लेषण किया जाना, उसका क्षेत्र क्या है और क्षेत्र ज्ञात हो जाने के पश्चात उसमें सुधारात्मक कार्रवाई किया जाना। तो ये क्रम हमने देखे। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा, जो काम किया जा रहा है उसको देखना पड़ेगा, उसकी मतलब जो वर्तमान काम है और मानक दोनों में तुलना करना पड़ेगा। तुलना करने के दौरान जो विचलन यानी कि जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका निर्धारण करना या उसको ज्ञात करना या उसका विश्लेषण करना, विश्लेषण के दौरान उसमें सुधारात्मक कार्रवाई करना। तो ये सारी प्रोसेस होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 चरणों में, ये 4 स्टेप्स में हमको नियंत्रण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। जैसे कि मानक यानी स्टैंडर्ड निर्धारित करना, वास्तविक प्रदर्शन की मापन यानी वर्तमान में जो काम चल रहा है उसको मापना या उसको चेक करना, फिर क्या वास्तविक जो चल रहा है काम वो मानक के अकॉर्डिंग है, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि काम सही चल रहा था, हम बीच में टांग क्यों अड़ाएंगे। दूसरी चीज, अगर वो सही नहीं है तो सिंपल सी बात, हम उसमें जो है सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे, यानी कि उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, जो भी सुधार होगा वो हम वहाँ पे करवाएंगे। तो ये कंप्लीट रूप से ये चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं किसके? नियंत्रण के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे आप इसके बारे में एक बार पढ़ भी सकते हैं।
कुछ नियंत्रण की तकनीक है, हालांकि हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं इसके बारे में, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो कुछ ट्रेडिशनल होती है और कुछ होती है आधुनिक। तो आधुनिक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ट्रेडिशनल भी। जैसे व्यक्तिगत अवलोकन, व्यक्तिगत अवलोकन मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जो है काम देखना, उसका निरीक्षण करना, उसमें सुधारात्मक कार्रवाई करना, इसमें काफ़ी समय लग जाता है क्योंकि बहुत एक से अधिक एम्प्लॉय यहाँ काम करते हैं और हर एक व्यक्ति का हम अवलोकन करने रहे तो बहुत ही ज़्यादा समय हमारा जाएगा। सांख्यिकी रिपोर्ट्स यानी कि उन व्यक्ति के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम जो है क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, हमको निर्धारण करने में काफ़ी हेल्प होता है। लाभ हानि का, बिना लाभ हानि के कोई भी व्यापार नहीं चल सकता, तो इसलिए उनका अवलोकन करना या उनके बारे में विश्लेषण करना भी हमारा दायित्व होता है। साथ ही बजट का नियंत्रण, बजट मतलब होता है जो भी काम आगे किया जाना उसका मतलब अंकों में आंकिक रूप से एक प्रकार से ब्यौरा होता है जिसके आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि आगे किस किस चीज़ में कौन कौन सी राशि यहाँ पे खर्च होने वाली है। तो ये कुछ हो गया पारंपरिक तरीका। अब देखिए आधुनिक में विनियोगों पर आए, विनियोग मतलब एक प्रकार से निवेश पर आए, तो व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, उसके अलावा अनुपात विश्लेषण होता है, अनुपात विश्लेषण, इसके साथ ही हम देख सकते हैं उत्तरदायित्व। अनुपात मतलब होता है कम समय के लिए और उत्तरदायित्व मतलब दीर्घकालीन के लिए। प्रबंध का अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग करना और प्रबंध की इंफॉर्मेशन, तो ये सब हो जाते हैं आधुनिक। इसके बारे में आप एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिए, ज़्यादा हमारे लिए जानने की चीज़ नहीं है, एक बार आप पढ़ सकते हैं इसको ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे नियोजन और नियंत्रण में हमने दोनों में संबंध देख लिए। प्लानिंग आगे एक्शन क्या करना है उसकी प्रोसेस निर्धारित करता है और जो प्रोसेस चल रही हो उसको देखने का काम करता है नियंत्रण का। ठीक है, तो दोनों आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नियंत्रण क्यों जरूरी है? नियंत्रण समस्याओं की पहचान के लिए जरूरी है, समयोजित योजना के लिए जरूरी है और आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई के लिए भी जरूरी है, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं। चलिए अब बात कर सकते हैं हम समन्वय की। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, मतलब एक से अधिक चीज़ों में आपस में तालमेल बिठाकर काम करवाना, उसे बोलते हैं समन्वय। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास में नियोजन हम करते हैं, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इन सभी में आपस में तालमेल बिठाना क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। जैसे एक कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी में हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, तो इन डिपार्टमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कंपनी का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना, लाभ मतलब होता है प्रॉफिट, तो इन सब का भी आपस में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। हालांकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मुख्य काम जो होता है अच्छे से अच्छा उत्पादन करना, पर वो अच्छा उत्पादन करेगी तो मार्केटिंग वाला अच्छे से मार्केटिंग करेगा, सेल्स वाला उसको अच्छे से बेचेगा, फाइनेंस मैनेज करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मुख्य रूप से इनका फोकस क्या होना चाहिए? लाभ कमाना। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंतर्गत ये एलिमेंट है या इनके डिपार्टमेंट है और कंपनी का लाभ कमाना उद्देश्य है, तो इनका भी लाभ कमाना होना चाहिए। तो इन सबको कंपनी के निश्चित उद्देश्य के लिए आपस में तालमेल बिठाकर काम करवाना, वो क्या कहलाता है? समन्वय, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इसको बोला जाता है। चलिए इसी के बारे में हम विस्तार से यहाँ पे समझते हैं और बाद में हम जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वय करना किसी संगठन की गतिविधियों में सामंजस्य यानी कि आपसी समन्वय, उनमें आपसी समझ बिठाकर साथ में काम करने की दिशा में उनको प्रेरित करना, ये स्थापित करना होता है जिससे इसके कार्य एवं सफलता प्राप्ति को सुगम बनाया जा सके। यानी सफलता मतलब किसी भी संस्था का एक निश्चित उद्देश्य होता है, उसको प्राप्त करने में इसकी सहायता करना। एक समन्वित उपक्रम में प्रत्येक विभाग एक दूसरे के साथ सामंजस्य पूर्वक कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे डेफिनेशन भी यहाँ देख सकते हैं जॉर्ज आर टेरी के द्वारा, समन्वय का संबंध प्रयासों के मिश्रण संबंधी कार्यों से होता है जिससे किसी उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। ठीक है, मतलब क्या होता है? संबंधित यानी कि एक से अधिक लोगों के जो प्रयास है उससे होता है जिससे कि सफलता को आसानी से हम प्राप्त कर सके। जैसे कि समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंध के अन्य सभी कार्य मतलब प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद हम देख सकते हैं स्टाफिंग है और हम देख सकते हैं डायरेक्शन है। इसके अलावा भी अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य है उनके आपस में साथ में मिलकर काम करने की जो है एक साथ उनको बांधने का काम करती है कौन? समन्वय प्रक्रिया। संगठन की क्रियाओं के समन्वय की प्रक्रिया नियोजन से प्रारंभ होती है और इन योजनाओं को संगठन के ढांचे के रूप में विकसित किया जाता है एवं कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है। योजनाओं का क्रियान्वयन योजना के अनुसार ही यही सुनिश्चित करने के लिए हेतु निर्देशन की आवश्यकता होती है। वास्तविक क्रियाओं एवं उनकी उपलब्धियों में नियंत्रण आवश्यक होता है। तो ये हमको देखने को मिलता है यहाँ पर जो समन्वय है उसके बारे में। चलिए इसकी प्रकृति यानी कि इसका नेचर क्या है, समन्वय का नेचर क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो समन्वय जो है एक प्रकार से सामूहिक कार्यों में एकात्मकता है।
मतलब समन्वय का मतलब ही होता है एक से अधिक में आपस में तालमेल बैठाना। तो जब एक से अधिक लोगों में तालमेल बैठाएंगे, एक से अधिक डिपार्टमेंट में, तो उनके कार्यों में क्या आएगी, एकात्मकता आएगी। एकात्मकता मतलब जो प्रॉफिट है कंपनी का, वो कमाने के लिए, मतलब प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए सभी लोगों का जो कार्य है उसको सामूहिक रूप से एक कर रहे हैं हम, ठीक है। कार्यवाही में एकता, जब सामूहिक रूप से कार्यों में एकता जा रही है तो सिंपल सी बात है, ये भी जो है उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें एकता यानी इंटीग्रिटी करना। निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। अब समन्वय एक समय तक हमने करे और लाभ प्राप्त कर ली, और जब समन्वय हमने छोड़ दी यानी कि सब अव्यवस्थित रूप से काम करने लगे, तो कोई व्यक्ति काम करेगा अच्छे से, कोई नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, दिक्कत होगी। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक समन्वय चलेगा तभी तक प्रबंध की प्रक्रिया अच्छी चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। सर्वव्यापी है। समन्वय आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट हो, या फिर कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई कंपनी हो, सब जगह आपको सर्वव्यापी रूप से समन्वय देखने को मिलेगा। सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है, यानी दायित्व होता है कि वो समन्वय को मुख्य रूप से यहाँ पे फोकस करे उस पर, ठीक है। तो सभी प्रबंधकों का ये दायित्व देखने को मिलता है। इसकी एक प्रकार से हमने प्रकृति देखें, कुछ विशेषताएं देख लीजिए। हालांकि हमको ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि हमने समन्वय ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़े थे। समन्वय प्रबंध का अनिवार्य कार्य होता है। बिना समन्वय के कोई भी डिपार्टमेंट आपस में सामूहिक रूप से काम नहीं कर सकते। प्रबंध प्रक्रिया का परिणाम होता है, गतिशील एवं निरंतर होता है, कार्यवाही में समानता का कारण होता है, और आपस में जितने भी मतभेद होते हैं सभी अन्य लोगों में, उनको दूर करने का काम भी समन्वय का होता है। साथ ही इसके कुछ सिद्धांत है, जैसे प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट मतलब पर्टिकुलर एक एक डिपार्टमेंट, एक एक व्यक्ति से हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नियोजन प्रक्रिया से ये प्रारंभ हो जाता है और अंत तक चलता है। पारस्परिक संबंध इसमें देखने को मिलता है। सामंजस्य है, इसका मतलब पारस्परिक संबंध है। निरंतरता का सिद्धांत यहाँ देखने को मिलता है, यानी कंटिन्यू चलते रहता है। स्पष्ट परिभाषित उद्देश्य यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे प्रॉफिट कमाना उद्देश्य है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको ये परिभाषित होकर दिखता है। चलिए, कुछ महत्व है, जैसे अंतर विभागीय यानी कि एक से अधिक विभागों का आपस में सामंजस्य को प्रोत्साहित करता है। लक्ष्यों का अनुकूलन यानी कि प्रॉफिट के लिए यहाँ पे सबको प्रेरित करना। विरोधों और मतभेदों में सामंजस्य स्थापित करना। मानवीय संबंधों का प्रोत्साहन करना और कुशलता में वृद्धि। ठीक है, कुशलता में वृद्धि, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर एक जो है मतलब एक प्रकार से अपना कार्य निर्धारित होगा और सब आपस में अपने अपने कार्य को निर्धारित करके एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, तो उनकी कुशलता में ऑलरेडी वृद्धि होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है किस किस की चीज़ के बारे में जाने हैं। यहाँ पे हमने जो है कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यानी कि कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन मतलब होता है समन्वय। इन दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पे विस्तार से जाना। अब आपको क्वेश्चन हल करने में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, तो आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम जो है एक प्रकार से किस चीज़ के बारे में, एक तो समन्वय, ठीक है, और नियंत्रण, दो हमारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुए। उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर लेते, ताकि दोनों ही तरीके से, यानी कि आपको थ्योरी पार्ट भी कवर हो गया और दूसरा आपको क्वेश्चन पार्ट भी कवर हो गया, दोनों चीज़ आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रदर्शन की निगरानी करने, प्रदर्शन मतलब जो परफॉर्मेंस चल रही है वर्तमान में उसकी निगरानी करना, इसकी लक्ष्यों से तुलना करना, यानी कि जो टारगेट फिक्स किया गया है, जो भी कार्यवाही चल रही है उसकी यहाँ पे टारगेट से मैच करना, यानी कि चेक करना, और किसी प्रकार की समस्या है तो उसको क्या करना, सही करने का प्रयास करना। तो ये सब काम किस में था, ये सब काम था कंट्रोल में। और कंट्रोल कहाँ पे है आप देख सकते हैं, सी, यानी कि सी में आपको नियंत्रण देखने को मिलेगा और सी ही हमारा राइट आंसर है। जबकि नेतृत्व करना हमने देखे तो लीडरशिप कहलाता है। ठीक है, नियोजन करना मतलब प्लानिंग कहलाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी, आयोजन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर है। तो इसके बारे में आप देख भी सकते हैं, जैसे संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान देने के लिए एक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है, और यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी संगठन में गतिविधियों को योजनाओं के अनुसार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नियंत्रण की अवधि क्या होती है। नियंत्रण मतलब एक बॉस के द्वारा अपने अधीनस्थों पर क्या करना, इनके कार्यों पर एक प्रकार से नज़र बनाए रखना, उस पर कोई दिक्कत है तो उसको सुधार करना। तो केंद्रीकरण
यहाँ पे नहीं होगा। अधीनस्थों की संख्या जिन्हें एक प्रबंधक प्रभावी रूप से निर्देशित करता है, तो यही इसका राइट आंसर हो। यहाँ पे हम देखें बाकी तो संस्था में निर्णय लेने का एक विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित, ये नहीं होगा। निचले स्तर पर कर्मचारियों को सशक्त बनाना, ये भी नहीं होगा। तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, जिसमें टॉप लेवल के व्यक्ति अपने अधीनस्थ व्यक्तियों पर क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है, और उनको निर्देशित करते हैं। तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रदर्शन की निगरानी करने। फिर से देखिए हमारे पास सामने वही आ गया कि निर्देश मतलब जो काम चल रहा है उसकी निगरानी करने, इनकी लक्ष्यों से तुलना करने, किसी महत्वपूर्ण विचलन को सही करने। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ, इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अलग प्रकार से पूछा था थोड़ा। तो निम्न में से कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है? CSR मतलब होता है क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पहला ही हमारा राइट आंसर है। नेगमिक मतलब जो एक प्रकार से निगम होते हैं, कंपनी होती है, व्यवसाय होता है, उसे हम एक प्रकार से निगम बोल सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करना। अगर कंपनी हम समाज के एक अंग होते हैं। आपको पता होगा व्यावसायिक पर्यावरण में हमने पढ़े थे, हम व्यवसाय जो है एक प्रकार से सामाजिक रूप से एक प्रकार से जुड़ा हुआ है और समाज का उस पर गहरा प्रभाव होता है। तो हम समाज के अंदर है, इसका मतलब हमको समाज के उत्तरदायित्व को पता होना चाहिए, और वो चीज़ हमको दर्शाता क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, जो भी सेवाएं दी जा रही है वो जनता के हित में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें निर्धारित होती है। तो राइट आंसर भी हमारा ए होगा, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका पूरा नाम। और CSR देखिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कि एक स्व विनियमन व्यवसाय मॉडल है जो किसी कंपनी को स्वयं, उसके हितधारकों और जनता के प्रति सामाजिक रूप से जवाबदेह होने में मदद करता है, यानी कि उनको बताता है। जैसे कि संविधान में आपने देखा होगा DPSP, संविधान में आपने देखा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो भी राज्य पॉलिसी बनाएगा उसको पॉलिसी बनाने में मदद कौन करते हैं, DPSP, ठीक है। ऐसे ही CSR का व्यवसाय को बताता है कि किस प्रकार से उसको व्यवसाय को उसका मॉडल रखना चाहिए। निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने, अधीनस्थ मतलब ऊपर के अधिकारी के द्वारा निचले अधिकारी की जो है गतिविधि को मापने, उनको सही करने, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम जो योजना है उसके अनुरूप हो रहा है या नहीं, यानी कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो प्लानिंग के अनुसार हो रहा है नहीं हो रहा, वो कौन निर्धारित करता है, ये कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। तो नियंत्रण यहाँ पे देखिए कंट्रोलिंग, यानी राइट आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। बाकी कमांडिंग है, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, ये हमारे ऑप्शन में मतलब आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट है अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करता है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ के द्वारा किया जाता है। वरिष्ठ मतलब टॉप लेवल के व्यक्ति के द्वारा निचले जो कर्मचारी उनकी संख्या को संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें, इसका राइट आंसर होगा ए, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण विस्तृति। तो इसका मतलब क्या है, नियंत्रण विस्तृति मतलब होता है नियंत्रण का दायरा। जैसे मान लो टॉप लेवल के व्यक्ति के अंतर्गत 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो इसका नियंत्रण का दायरा है 10 लोगों को कंट्रोल करना, ठीक है। तो नियंत्रण की विस्तृति यानी 10 लोगों को ये नियंत्रण के दायरे में रख सकता है। उन अधीनस्थों की संख्या को संदर्भित करता है जिन्हें किसी संगठन में पर्यवेक्षकों या प्रबंधकों द्वारा प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्रबंधित किया जा सके। उदाहरण के रूप में 5 प्रत्यक्ष रिपोर्ट वाले एक प्रबंधक के पास 5 नियंत्रण की अवधि होती है, इसे ही हम नियंत्रण का दायरा या स्पैन ऑफ कंट्रोल या फिर नियंत्रण विस्तृति बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किन चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्यों को करने की क्षमता के मापने के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है सिचुएशनल यानी कि स्थिति परीक्षण, अचीवमेंट यानी उपलब्धि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट और रुझान परीक्षण, या फिर इंटेलिजेंस टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी, एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि रुझान, ये जिसे हम बोलते हैं अभिक्षमता परीक्षण, जिसके अंतर्गत किन मतलब जो है चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद यहाँ दिए गए कार्य को करने की क्षमता मापने के लिए संगठन द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर सी होगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में एक बार देख भी सकते हैं। निष्पादन यानी कि जो काम किया जाना, एग्जीक्यूशन, उस पर निगरानी मतलब जो काम अभी वर्तमान में चल रहा है उसकी निगरानी करना, उसको मापना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ उसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना, ये सब काम किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब काम आते हैं नियंत्रण, यानी कि सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। आप इसके बारे में एक बार देख लीजिए। यहाँ पर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यवाही के कार्यान्वयन के मूल्यांकन, यानी कि जो काम चल रहा है, ठीक है, उसका मूल्यांकन करना
और टारगेट को प्राप्त कर रहा है नहीं करना, उसके लिए कौन यहाँ पे जिम्मेदार होता है, कौन सी प्रक्रिया। फिर हमारा राइट आंसर है कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रण यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करता है। मतलब संगठनात्मक उद्देश्यों को या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो निष्पादन यानी कि जो प्रक्रिया चल रही है उसका मापना और उसमें संशोधन करना, इसका राइट आंसर भी हमारा डी होगा। कौन सा, कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बताइए, नियोजन तथा नियंत्रण अनिवार्य रूप से एक समान है। बिल्कुल नहीं, एक समान कैसे हो सकते हैं भाई। प्लानिंग करने का काम मतलब कोई योजना बनाना, प्लान कर रहा हो और उन योजना पर कंट्रोल कौन कर रहा है, नियंत्रण। तो ये अलग अलग होंगे, एक अनिवार्य एक समान नहीं होंगे। उसके बाद नियंत्रण दरअसल नियोजन प्रक्रिया का ही एक अंग है। बिल्कुल नहीं, ये दोनों जो है एक तो प्रबंध प्रक्रिया के अंग है, ना कि एक दूसरे के अंग है। तो हमारा ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। उसके अलावा नियंत्रण नियोजन का एक विकल्प है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद देखिए अब बचा लास्ट, तो एक नियंत्रण प्रक्रिया बगैर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के निरर्थक होती है। यानी कि जो कंट्रोल होता है अगर प्लानिंग नहीं की जाएगी इधर से तो इसका मतलब क्या है, तो इसलिए बोला जा रहा है एक नियंत्रण प्रक्रिया बिना पूर्व निर्धारित यानी बिना प्लानिंग के निरर्थक होता है। तो बिल्कुल सही यहाँ पे डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प श्रम विभाजन से संबंधित है। कौन सा विकल्प श्रम विभाजन से संबंधित है और कर्मचारियों के कौशल और कुशलता को बढ़ाता है। श्रम विभाजन मतलब होता है, देखिए सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव। जैसे हमने स्टाफिंग पढ़े थे, क्या पढ़े हमने, स्टाफिंग। तो इसमें बोला गया है सही व्यक्ति के लिए जो है मतलब सही व्यक्ति को सही काम यहाँ पे दिया जाए। तो उससे क्या होगा, लगातार वो व्यक्ति उसमें काम करेगा तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, देखिए कार्य कुशलता को बढ़ाता है, मतलब कौन सा जो काम है। तो यहाँ पे देखिए चेन ऑफ श्रृंखला, और उसके बाद नियंत्रण का विस्तार, वर्क स्पेशलाइजेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी विभागीयता। तो सबसे मुख्य यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा कार्य की विशेषज्ञता, यानी कि जो व्यक्ति जिस कार्य में योग्य है उसको वह कार्य सौंपना ताकि उसकी कार्य क्षमता और आगे बढ़ते जाए। तो ये श्रम विभाजन यहाँ पे इससे संबंधित है, मतलब सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है खालिस्तान संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृति को दर्शाता है। यानी कि हमने मतलब मैनेजमेंट में टॉप लेवल का मैनेजमेंट पढ़े, मिडिल और बॉटम। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, तो जैसे मान लो ए है, ए के अंतर्गत बी और सी यहाँ पे काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस व्यक्ति की जो निर्धारित हमने कर ली, यानी कि टॉप से लेकर नीचे, यानी कि एक प्रकार से हमने इस व्यक्ति की नियंत्रण की स्थिति को माप ली है, विस्तृति नियंत्रण का दायरा को माप लिए। तो ऊपर से लेकर नीचे की बात हो रही है, ऊपर से नीचे, यानी कि कौन सी संरचना है जिसमें श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण की संकीर्ण विस्तृति को संदर्भित करता है। तो इसमें ऊंची यानी कि टॉप से लेकर नीचे तक। ठीक है, तो राइट आंसर भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए होगा, जिसमें एक ऊंची संरचना में प्रबंधक कई रैंक बनाते हैं, जैसे हमने देखे थे मैनेजमेंट के स्तर। ठीक है, और प्रत्येक के पास नियंत्रण का एक छोटा क्षेत्र होता है। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाता है उसी प्रकार संकीर्ण होते जाता है। प्रत्येक विकल्प की खूबियाँ और खामियाँ यानी कि कमियाँ, खूबियाँ मतलब उसकी अच्छाई और खामियाँ मतलब उसकी बुराई, निर्णय लेने की किस प्रक्रिया के किस चरण में स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं समस्या की पहचान, ये पहला ऑप्शन है। नियंत्रण निर्णय की मानदंड की पहचान, विकल्पों के विश्लेषण और विकल्पों के एक प्रकार से हम बात करें तो कार्यान्वयन। तो यहाँ पे कमियां और जो अच्छाई है उसके निर्णय लेने की किस प्रक्रिया के किस चरण में स्पष्ट रूप से विकल्प की खूबियां। तो विकल्प यहाँ बोला गया है, इसका मतलब राइट आंसर भी हमारे इससे रिलेटेड है, सी नंबर का राइट आंसर है विकल्पों के विश्लेषण से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है नियंत्रण विस्तृति। नियंत्रण विस्तृति मतलब नियंत्रण का दायरा, उसको निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया। नियंत्रण को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया, ये प्रस्तुत किया है V.A. ग्रिक्यूनास के द्वारा। V.A. ग्रिक्यूनास के द्वारा इसका जो सूत्र है वो प्रस्तुत किया गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष एकल संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध और क्रॉस संबंध जैसे नियंत्रण की अवधि जो संगठनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसका संगठनात्मक संरचना के लिए निहितार्थ है, अर्थात उसके लिए उपयोगी है। पर्यवेक्षक और अधीनस्थों के बीच बातचीत और निर्णय लेने की प्रक्रिया है। ग्रिक्यूनास के द्वारा जैसे जैसे अधीनस्थों की संख्या अंकगणितीय रूप में बढ़ती है, संबंधों की संख्या लगभग ज्यामितीय रूप से बढ़ते जाती है। तो इनके द्वारा 3 प्रकार के श्रेष्ठ अधीनस्थ यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ क्वेश्चन को हल किया
किस किस से रिलेटेड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई आपकी क्वेरीज है, कोई आपकी क्वेश्चंस है, वो सारी चीज़ आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइए, तो यहाँ पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मिल जाएगी चैनल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, या फिर आप इस चैनल के नाम को सर्च कर सकते हो कहाँ पे, टेलीग्राम में। और सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन में अभी तक आप जो है ज्वाइन नहीं हुए हैं, मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।